Assalamu alaikum and welcome to all the students who have joined us in this video. So we are going to continue the discussion of CS409, that is Introduction to Database Administration. And as you can see इस वीडियो में हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 161 से ऑनवर्ड्स जो है वो कंटिन्यू करना है. सो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि हमने पैरामीटर फाइल्स को इनिशियलाइज जो है वो कैसे करना है. सो इफ़ यू डू रिमेंबर हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि पैरामीटर फाइल्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं दो तरह की. एक तो सिंपल आपके पास हम कहते हैं कि पैरामीटर्स फाइल विच इज़ ऑल्सो कॉइंड एज पी फाइल, और एक होती है सर्वर पैरामीटर फाइल जिसे हम एस पी फाइल भी कहते हैं. ठीक है, अब एस पी फाइल जो है वो सर्वर की साइड पे सिर्फ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ होस्ट की साइड पे होती है. ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जिसको आपने एम सी क्यूज़ के लिए शॉर्ट लॉन्ग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से, तो आपने देख लेना है. अच्छा, तो अब एक डेटाबेस में सिर्फ आपके पास एक ही एसपी फ़ाइल होती है. ठीक है, उसके अलावा ये जो एक एसपी फ़ाइल लाइक फॉर एवरी डेटाबेस आपके पास जो एक सिंगल सर्वर पैरामीटर फ़ाइल है वो उसके होस्ट पे रिजाइड करती है, लाइक वहाँ पे लोकेटेड होती है. ठीक है, उसके अलावा सिर्फ जो रेकल डेटाबेस होता है वही उसमें रीड राइट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है एसपी फ़ाइल में. जो नॉर्मल क्लाइंट एप्लीकेशंस होती हैं, रूटीन एप्लीकेशंस होती हैं, वो उसमें ऐसे कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकती. फिर इसकी सिंटैक्स या फॉर्मेट की बात करें तो जो एसपी फाइल होती है वो बाइनरी फाइल होती है और आप उसे किसी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक हो गया. फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो हम एसपी फाइल में स्टोर करते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, और उसमें लाइक हम डेटाबेस इंस्टेंस में अगर कोई चेंजेस वगैरह कर रहे हैं तो क्या होगा कि लाइक हम इंस्टेंस को जब शट डाउन भी करेंगे या जब उसे स्टार्टअप करेंगे, मतलब कहने का मकसद है कि कोई भी चेंजेस अगर आपकी डेटाबेस इंस्टेंस में हो रहे हैं तो वो जो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हैं वो हर हिसाब से उस एसपी फाइल में रहेंगे और वहाँ पे रिटेन रहेंगे. क्यों? क्योंकि वो परसिस्टेंट है, उन्हें ऐसे किसी चेंजेस, किसी मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन का ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक हो गया. फिर उसके बाद पी फाइल की बात करते हैं जो पैरामीटर फाइल होती है, या उसे हम टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल भी कहते हैं. ये आमतौर पर टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें काफ़ी सारी लिस्ट होती है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स की, और ये DBA वगैरह जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको रीड राइट भी कर सकते हैं. और उसके अलावा जो हम पी फाइल में चेंज करते हैं वो आपको एसपी फाइल में नज़र आता है. उसके अलावा पी फाइल में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, हर लाइन में एक जो है वो की वैल्यू पेयर होता है. फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जिस होस्ट पे आपके पास क्लाइंट एप्लीकेशन पड़ी हुई है उसी क्लाइंट एप्लीकेशन में जो है वो पी फाइल भी मौजूद होगी. उसके अलावा ये बाइनरी नहीं होती अनलाइक द एसपी फाइल, बल्कि ये टेक्स्ट बेस्ड होती है, इसलिए हम इसे किसी टेक्स्ट एडिटर वगैरह में एडिट भी कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ओरेकल डेटाबेस जो है वो इसको रीड तो कर सकती है लेकिन चेंजेस वगैरह इसमें नहीं कर सकती. और अगर आपने पी फाइल में लाइक पैरामीटर फाइल में कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मैनुअली लाइक हैंडमेड जिसे हम कह रहे होते हैं कि खुद से जाके कोड में जो है वो ऑल्टर कमांड लगानी होगी, और फिर अल्टीमेटली आपका जो है सिस्टम पैरामीटर्स को एग्जीक्यूट करेगा उस हिसाब से. अच्छा, फिर इसके लिए अगर लाइक इन केस यू नीड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन द पैरामीटर फाइल, तो उसके लिए आपके पास एक प्रिविलेज एक कमांड होना ज़रूरी है, और वो कौन सी? ऑल्टर सिस्टम कमांड. ठीक हो गया. अब यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे प्रोसेसेस का नंबर था 150 और हमने यूज़ किया कि ऑल्टर सिस्टम सेट प्रोसेसेस इज इक्वल टू 200. तो इससे क्या होगा कि हम अपने सिस्टम को ऑल्टर करें और हम चाहते हैं कि जब नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं अब वो 200 हो जाएँ. सो नो मैटर कि आपके पास पहले यहाँ पे 150 थे, 250 थे, 300 थे या 100 थे. अब क्या होगा कि हमने शट डाउन कर दिया सिस्टम को, फिर नई इंस्टेंस हमने स्टार्टअप किया एंड ऑल दैट. फिर आखिर में जब हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई अब शो पैरामीटर प्रोसेसेस, तो वो पूरा डेटा जब आपके पास कंसोल पे शो हुआ तो यहाँ पे देखें प्रोसेसेस जो हैं वो 200 पे हो गए हैं अपडेट. ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम ऑल्टर सिस्टम कमांड के ज़रिए से कोई भी जो है वो चेंजेस कर सकते हैं. फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, कुछ होते हैं स्टैटिक पैरामीटर्स एंड अदर्स आर कॉल्ड डायनामिक. अब नाम से पता चल रहा है स्टैटिक पैरामीटर्स जो हैं वो सिस्टम के स्टार्टअप में, शट डाउन में ऐसे वो फिक्स्ड ही रहते हैं. ठीक है, इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं डेटाबेस ब्लॉक साइज़, डेटाबेस नेम, कंपैटिबल, ये जो है वो आपके पास स्टैटिक पैरामीटर्स हैं. और जो डायनामिक पैरामीटर्स होते हैं वो लाइक डाइवर्स इन्वायरमेंट्स में डाइवर्सिटी के साथ जो है वो चेंज होते रहते हैं. अब यहाँ पे जो लाइक डायनामिक पैरामीटर्स होते हैं ना वो सेशन लेवल पैरामीटर्स में उनको ग्रुप किया जाता है. सेशन लेवल पैरामीटर्स वो होते हैं जो वो पैरामीटर्स जो किसी एक ख़ास सेशन तक एप्लीकेबल रहें, एंड वंस यू आर डन विद द सेशन, एक बार जब आप उस सेशन को टर्मिनेट कर दें तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स भी साथ के साथ एंड हो जाते हैं. सो ये होते हैं डायनामिक पैरामीटर्स जिन्हें हम सेशन लेवल पैरामीटर्स भी कहते हैं. और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक मेमोरी टारगेट, NLS, डेट फॉर्मेट. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे जो टेबल था उसको भी आपने बस एक बार रीड आउट कर लेना है. अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है 162 टॉपिक है हमारे पास डायग्नोस्टिक इंस्टेंस फाइल्स का.
और डायग्नोस्टिक इंस्टेंस फाइल्स असल में क्या होती हैं कि जो ओरेकल डेटाबेस है उसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बैकबोन, एक नेटवर्क जो है या कह लेंगे एक फंक्शनैलिटी एम्बेडेड है जिसकी वजह से हम फॉल्ट्स को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉल्ट डायग्नोजेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ओरेकल डेटाबेस में, उसकी मदद से हम अपने डेटाबेस में मौजूद प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उन्हें डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उनको डायग्नोज भी कर सकते हैं और उन्हें रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ये कुछ क्रिटिकल एरर्स हो सकते हैं, लाइक कोड में कोई बग आ गया, या जो मेटा डेटा है लाइक डेटा अबाउट द डेटा उसमें कोई करप्शन आ गई, या उसके अलावा कस्टमर्स का जो डेटा था एंड लेवल पे वो करप्ट हो गया, कोई बिट्स ड्रॉप हो गई हैं। मतलब इस तरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन हैं वो डायग्नोस्टिक फाइल्स में जो है वो पड़ी होती हैं। ठीक है, अब ये जो हमने कहा कि ओरेकल डेटाबेस में फॉल्ट डायग्नोजेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके गोल्स क्या हैं, लाइक ये है ही क्यों, लाइक क्यों एग्जिस्ट करती है? सो द आंसर इज़ कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को लाइक ओरेकल डेटाबेस की प्रॉब्लम्स को जो है प्रोएक्टिवली जो है लाइक टाइमली अगर उनको डिटेक्ट करना है, डायग्नोज करना है, तो उसके लिए ये फ़ीचर हमें चाहिए। उसके अलावा किसी प्रॉब्लम के डिटेक्ट होने के बाद जो भी डैमेज वगैरह उससे हो सकता है, जो इंटरप्शंस हो सकती हैं, उनसे बचने के लिए हमें ये फ़ीचर चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के बाद उनको रिजॉल्व करने में जितना टाइम लगता है वो इससे हमें कम मतलब हो जाता है टाइम, और हम अल्टीमेटली नॉर्मल रूटीन में ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। उसके अलावा कस्टमर्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ओरेकल सपोर्ट के साथ, उस इंटरफेस को ये सिंप्लीफाई करता है। फिर आ जाता है ADR, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, और ये असल में आपके पास एक रिपोजिटरी है, एक कलेक्शन है, एक पूरा आपके पास कह लें कि इवेंट लॉग है जो फाइल्स के हिसाब से काम करता है, और इसमें जो है वो आपके डेटाबेस का डायग्नोस्टिक डेटा पड़ा होता है। लाइक उसमें ट्रेस फाइल्स होंगी, पूरा रिकॉर्ड होगा, अलर्ट लॉग होगा कि कब कोई इंसिडेंट हुआ, फिर कैसे अलर्ट किया गया दूसरी अथॉरिटीज़ को, फिर हेल्थ मॉनिटर रिपोर्ट्स होंगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास जिस रिपोजिटरी में आती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी। ठीक है, विच इज़ कॉइंड एज ADR। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें आपके पास जो है यूनिफाइड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। फिर उसके अलावा डेटा फॉर्मेट्स इसमें कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब ऑल डेटा फॉर्मेट्स फॉलो द सेम रूल। उसके अलावा इसमें यूनिफाइड टूल सेट होता है। ठीक है, फिर ADR जो है वो ट्रैक करता है प्रॉब्लम्स को, और उसके अलावा जो भी क्रिटिकल एरर्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। ये कुछ इंटरनल एरर्स भी हो सकते हैं जैसे ओरेकल 600। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम एक से ज़्यादा बार लाइक मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो ADR क्या करता है, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी क्या करता है कि उसका एक स्टेप बनाता है और उसे एक इंसिडेंट नंबर डिक्लेयर कर देता है उस प्रॉब्लम को जो बहुत बार हो रही है, उसको एक इंसिडेंट का नाम दे देता है और फिर उसका एक सोल्यूशन होता है। तो फिर हर बार क्या होता है कि जब भी वो वाला इंसिडेंट हो, जब भी वो वाली प्रॉब्लम होती है, तो ADR जो है वो एक अलर्ट लॉग, एक अलर्ट मैसेज जो है वो एंटरप्राइज मैनेजर को भेज देता है, और फिर वो उस हिसाब से जो है वो करेक्टिव एक्शंस ले लेता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है DDL लॉग। DDL क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लॉग। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अलर्ट लॉग की जो फाइल होती है आपके पास, जिसमें अलर्ट नोटिफिकेशंस का पूरा एक इवेंट्स और रिकॉर्ड्स आपके पास रखे होते हैं, उसमें DDL की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम एक पैरामीटर यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो पैरामीटर कौन सा है, इनेबल DDL लॉगिंग, और इसको आपने ट्रू पे सेट कर देना है। ठीक हो गया। उसके अलावा और कुछ कमांड्स हैं जिनको यहाँ पे हम DDL लॉग में स्टोर कर सकते हैं, लाइक क्रिएट टेबल, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट यूज़र एंड ड्रॉप टेबल। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ADR बेस जो होता है ना, वो ADR रूट डायरेक्टरी को कहते हैं। ठीक है, और ADR बेस में मल्टीपल आगे आगे रिपोजिटरीज, लाइक जैसे वो एक पेरेंट ट्री होता है और फिर उसके आगे चाइल्ड ट्रीज हम बना रहे होते हैं, इस तरह ADR बेस है, और फिर उस ADR में काफ़ी सारे ADR बेस में काफ़ी सारे ADR होम्स हैं। ठीक हो गया, और हर ADR होम में कह लें कि ट्रेस फाइल्स हैं, डंप्स हैं, अलर्ट लॉग्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 163। इसमें हमने कुछ कमांड्स और लॉग अलर्ट्स जो हैं उनकी बात करनी है। यहाँ पे अलर्ट फाइल बेसिकली जो है आपके पास एक लाइक हर डेटाबेस जो है उसमें कोई ना कोई एक अलर्ट लॉग फाइल होती है। ठीक है, और ये आमतौर पे इसके दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, या तो वो टेक्स्ट फाइल होती है या एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम XML शॉर्टकट में कह रहे होते हैं, ये इसका फॉर्मेट होता है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल लॉग होता है आपके पास डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स के साथ, पूरे एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर के साथ जो है हम डेटाबेस के जो भी मैसेजेस फ्लो हो रहे होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर कह लें या फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, उनका एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है। उसके अलावा एरर्स का भी एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन सा इंसिडेंट किस टाइम पे हुआ, फिर उसको कैसे जो है रेमिडिएट किया गया, क्या उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए गए। ठीक है,
तो अब अगर वो शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है कि अलर्ट लॉग फाइल जो होती है उसके क्या कंटेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो उसमें डेड लॉग आपके सिस्टम में जो भी हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एरर जो ओरेकल सर्वर प्रोसेस ने राइट किया हो वो मेंशन होता है, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, कोई करप्शन, वो सारी मेंशन होती है। उसके अलावा DBA DDL ऑपरेशंस जो मर्जी भी आपकी डेटाबेस में आपकी स्कीमा में परफॉर्म किए जाते हैं उन सब का भी जो है वो रिकॉर्ड होता है, ठीक हो गया। अब अलर्ट लॉग फाइल जो है यहाँ पे इसको हम कहते हैं अलर्ट डॉट लॉग। ये क्रोनोलॉजिकल लाइक एक टाइमली और एक टाइम स्टैम्प्ड एक सीक्वेंस्ड लॉग है, एक पूरी लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट है मैसेजेस का और एरर्स का। और इसको राइट कौन करता है? इसको ओरेकल डेटाबेस जो है वो खुद से राइट करती है। वन मोर थिंग कि ये जो अलर्ट लॉग फाइल है इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर भी किया जाना चाहिए, और कोई भी अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस या करप्शंस हो रही हैं तो उनको टाइमली जो है वो हमें डील करके रिजॉल्व भी कर लेना चाहिए। फिर अलर्ट लॉग फाइल के कुछ और कंटेंट्स की बात करें तो इसमें कुछ नॉन डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स भी होते हैं, उसके अलावा कुछ ब्लॉक करप्शन एरर्स होते हैं, उसके अलावा DDL स्टार्टअप शटडाउन, आर्काइव लॉग एंड रिकवर। तो ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो आपके पास किस में होते हैं? अलर्ट लॉग फाइल में। उसके अलावा अलर्ट लॉग फाइल में इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होती है जिसकी वजह से हम डेटाबेस फाइल्स के साथ उसको ट्यून कर सकते हैं, लाइक उसको रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने ये मेंशन करना होता है अलर्ट लॉग फाइल में कि आर्काइव करने के लिए क्या टाइम होगा, फिर उसके अलावा इंस्टेंस रिकवरी कब स्टार्ट होगी, कितने टाइम में कंप्लीट होगी, उसके अलावा डेड लॉग कब होगा, कोई चेक पॉइंट इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया, और फिर चेक पॉइंट कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, ठीक हो गया। फिर जैसे जैसे अलर्ट लॉग फाइल जो है वो बड़ी होती है साइज़ में, तो फिर क्या होता है कि DBA जो है लाइक जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो पीरियोडिकली या क्वार्टरली जो भी उसने फ्रीक्वेंसी सेटअप की है बैकअप्स की, उसे चाहिए कि वो करंट फाइल को और जो उसकी अलर्ट लॉग फाइल है उनको पीरियोडिकली बैकअप करे, ताकि उसे पता हो कि हाँ जो अलर्ट लॉग फाइल चल रही है वो करंट फाइल के अकॉर्डिंग है, कंपेटिबल है दोनों, ये आपस में ही दोनों मैच नहीं कर रही, ठीक हो गया। अब अलर्ट लॉग फाइल की अगर हम लोकेशन की बात करें तो हर डेटाबेस में एक अलर्ट लॉग फाइल जो है वो होती है, और इसकी क्या एक्सटेंशन है डॉट लॉग फाइल। और उसके अलावा ये जो आपकी डेटाबेस का सर्वर होता है उसी में रिजाइड कर रही होती है, और इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये है, इसको आपने एक बार रीड कर लेना है MCQs के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक 164। यहाँ पे अब हमने कुछ डिस्कशन करनी है ट्रेस फाइल कमांड्स की। तो सबसे पहले ओवरव्यू इसका देखते हैं। ट्रेस फाइल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल होती है जिसमें डायग्नोस्टिक डेटा होता है जो प्रॉब्लम्स को आपकी डेटाबेस में आपके स्कीमा में मौजूद प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा ट्रेस फाइल्स जो हैं वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं कि आपने किसी इंस्टेंस को या किसी एप्लीकेशन को कैसे ट्यून करना है। फिर ट्रेस फाइल्स की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आ गई कि हर सर्वर और हर बैकग्राउंड प्रोसेस जो है उनके पास कोई एक ट्रेस फाइल जो है उससे लिंक्ड होती है ज़रूर, और उस ट्रेस फाइल में इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोसेस का क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, क्या स्टेटस है, उस पर क्या क्या एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट हो रही हैं, और कौन कौन से एरर्स जो हैं वो उसे फेस करने पड़े। फिर यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेस फाइल आ रही है जिसे हम कहते हैं डंप। और बेसिकली डंप में और बाकी ट्रेस फाइल्स में कह लें कि क्या डिफरेंस है कि जो ट्रेस फाइल होती है it tends to be continuous output of diagnostic data. A dump is typically a one time output of अच्छा, अब आपके पास कोई भी इवेंट है या डेटाबेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका अगर हम कंटिन्यूसली एक रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं तो वो आपके पास है ट्रेस फाइल, ठीक है। मतलब उसमें कोई एरर भी आ रहा है तो हम उसको साथ साथ डायग्नोज कर रहे हैं, साथ साथ उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, ये तो होती है ट्रेस फाइल। लेकिन अगर उसी में एक स्पेशलाइजेशन की बात करें, एक स्पेशलाइज्ड केस की बात करें विच इज़ टर्म्ड एज डंप, तो डंप में क्या होता है कि हम कहते हैं कि कोई इंसिडेंट हुआ तो उसका एक सिंगल रिकॉर्ड आप अपने पास रख लें, तो वो होगा डंप के सिर्फ वन टाइम आउटपुट के कोई डायग्नोस्टिक डेटा था उसमें कोई इंसिडेंट हुआ उसका रिकॉर्ड रखा तो वो बन गया डंप। लेकिन अगर उसको कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं तो वो हो जाता है ट्रेस फाइल। फिर जब कोई इंसिडेंट होता है तो डेटाबेस आमतौर पे एक या एक से ज़्यादा डंप्स बना लेता है इंसिडेंट डायरेक्टरी में, फिर उस हिसाब से जो भी उसको मैनेज करने में आसान लगता है वो उसको फेच कर लेता है। इसी तरह ट्रेस फाइल यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल है माई टेस्ट अंडरस्कोर रिकॉर्डिंग अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे आपके पास नंबर है .trc। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह ये जो आपके पास है ना ये आपने MCQs वगैरह के लिए कर लेनी है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। अच्छा, फिर ट्रेस फाइल्स के क्या कंटेंट्स होते हैं? इफ़ यू डू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने ये देखा है कि अलर्ट लॉग फाइल जो होती है उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। इसी तरह ट्रेस फाइल्स के कंटेंट्स आपने याद रख लेने हैं। इसमें ओरेकल का सिस्टम ID होता है, उसके अलावा डेटाबेस के जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनकी ट्रेस फाइल्स के नेम्स होते हैं, फिर बैकग्राउंड प्रोसेसेस के नेम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस नंबर होता है, इस तरह की चीज़ें आपकी ट्रेस फाइल में होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होता है कि ADR बेस्ड जिसे हम
मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ADR बेस में आपके पास होती है ADR होम डायरेक्टरी, ठीक है। और ADR होम डायरेक्टरी में आगे जाके हम देखें तो अलर्ट फाइल, सी डंप फाइल, इंसिडेंट ट्रेस, अदर्स, तो ये ट्रेस फाइल्स यहाँ पे। और यहाँ पे देखें इसकी एक्सटेंशन जो है वो .trc है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है .trc। ये जो .trm है वो वाली नहीं, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको आपने देखना है। अच्छा, फिर 165 आ जाता है। इसमें हमने यूज़र्स को मैनेज करने की और उनकी सिक्योरिटी लेवल्स को मैनेज करने की बात करनी है। सिक्योरिटी की जो है वो कुछ डेटा टाइप, मतलब क्या लेंगे, कुछ टाइप्स होती हैं, लीगल एंड एथिकल इश्यूज़, पॉलिसी इश्यूज़ इन इंटरप्राइजेज, सिस्टम्स रिलेटेड इश्यूज़ एंड देन नीड्स ऑफ इंटरप्राइजेज। इनको आपने याद कर लेना है। फिर किसी डेटाबेस को किस तरह के थ्रेट्स जो है फेस करने पड़ सकते हैं, लॉस ऑफ इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का ये मतलब, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि सेंडर ने डेटा सेंड किया, या कह लें कि सर्वर ने सेंड किया और क्लाइंट ने रिसीव करना है, लेकिन दरमियान में जो है वो क्या हुआ कि कोई थर्ड पार्टी ने इन्वेड कर दिया डेटा, तो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा आपका डेटा। और अवेलेबिलिटी का ये होता है कि क्लाइंट जो फ़ाइल मांग रहा था सर्वर से वो उसके पास अभी अवेलेबल ही नहीं है। और लॉस ऑफ इंटेग्रिटी में ये होता है कि क्लाइंट ने डिमांड की फ़ाइल की सर्वर से, और सर्वर ने उसको ग्रांट भी कर दी, दे भी दी, लेकिन रास्ते में लाइक ऑन द कम्युनिकेशन चैनल क्या हुआ कि वो फाइल्स की कुछ बिट्स ड्रॉप हो गई हैं, किसी थर्ड पार्टी ने उसमें कोई चेंजेस वगैरह सेंड करके आगे भेज दिया, तो वो इंटेग्रिटी जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अब सिक्योरिटी डोमेन की बात करें तो सिक्योरिटी डोमेन जो है वो बेसिकली ये बताती है कि आपकी डेटाबेस से अटैच्ड या लिंक्ड जो भी यूज़र्स हैं उन पे हमने क्या सेटिंग्स जो हैं वो सेट की हुई हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ मैकेनिज़म्स हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेटा डिक्शनरी, फिर टेम्प्रेरी टेबल स्पेसिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स एंड ऑल दिस। फिर स्कीमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हम स्टार्ट में देख चुके हैं। और हर स्कीमा के साथ कोई ना कोई यूज़र एसोसिएटेड होता है। फिर उसके अलावा जब हम स्कीमा क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब है कि जो यूज़र क्रिएट कर रहा होता है स्कीमा को, वही उसका ओनर होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखें कि अगर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो हम कहते हैं कि हमने एक्सेस करना है डेटाबेस को, और वो उसके हिसाब से हम डिफरेंट प्रिविलेजेस वगैरह जो हैं वो सेट कर रहे होते हैं। इसी तरह ओरेकल यूज़र को अगर हमने क्रिएट करना है तो कोई उसका यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए, उसकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, जिसमें रोल्स और राइट्स आ जाते हैं, इनको हम आगे जाके देखेंगे। फिर हमने ये सेट करना होता है, लाइक DBA ने सेट करना होता है कि उसके अकाउंट का स्टेटस क्या है, वो लॉक है या अनलॉक्ड है। उसी तरह यूज़र की प्रोफाइल और टेम्प्रेरी या डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेसिस। फिर अकाउंट्स होते हैं कुछ, एक होते हैं प्री डिफाइंड एंड देन प्री डिफाइंड अकाउंट्स की यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस अकाउंट और एक होता है सिस्टम अकाउंट। सिस अकाउंट को सिस एसिस DBA भी कहते हैं, और ये असल में आमतौर पे DBA का रोल प्ले कर रहा होता है, और इसके पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं जो किसी भी एडमिन ऑप्शन से रिलेटेड हो सकती हैं। ये स्टार्टअप में शटडाउन में यूज़ होता है, और उसके अलावा इसकी अपनी डेटा डिक्शनरी होती है, ठीक है। डेटा डिक्शनरी क्या होती है ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब फिर आ जाता है सिस्टम अकाउंट। सिस्टम अकाउंट को भी DBA का ही रोल दिया जाता है, लेकिन ये आमतौर पर रूटीन ऑपरेशंस जैसे स्टार्टअप, शटडाउन वगैरह को परफॉर्म करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता। तो ये थोड़ा सा इस हिसाब से दोनों आपस में डिफरेंट है, सिस DBA एंड सिस्टम DBA। अच्छा, फिर बात आ जाती है क्रिएटिंग यूज़र्स विद कमांड्स। तो अब यहाँ पे चेकलिस्ट जो होती है जिसमें हमने यूज़र के प्रिविलेजेस वगैरह सेट करना होता है, उसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं, कह रहे हैं कि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने क्रॉस चेक करना होता है। और वो कौन कौन से हैं, टेबल स्पेसेस हमने देखनी होती हैं, कोटाज एंड देन रोल्स और प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे देखें कि क्रिएट हमने किया यूज़र सिडनी, फिर आइडेंटिफाइड बाय। अब आइडेंटिफाइड बाय या नॉट आइडेंटिफाइड बाय, अब आइडेंटिफाइड बाय ये होता है कि हमें उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन, कोई क्रेडेंशियल्स, कोई पासवर्ड्स, लॉगिन्स चाहिए, और आइडेंटिफाइड का मतलब होता है कि नहीं चाहिए। अच्छा, फिर डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस का नाम दे दिया, कोटा डिसाइड कर दिया, टेम्प्रेरी टेबल स्पेस, फिर प्रोफाइल का स्टेटस बता दिया, पासवर्ड का बता दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हमने किसी सिस्टम को किसी यूज़र को अगर ग्लोबली आइडेंटिफाई करना है तो हम कहते हैं SCN इज इक्वल टू एनालिस्ट। तो मतलब जो भी उसका रोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, हम उस हिसाब से यहाँ पे सिंगल कोटेशंस में वो लिख देते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सिलेक्ट यूज़र नेम, अकाउंट स्टेटस, क्रिएटेड। अब ये तीनों असल में थे कॉलम नेम, और फ्रॉम कहाँ से आपने यहाँ पे डेटा डिक्शनरी का नेम यूज़ किया, DBA_यूज़र्स। और देखें अब इस SQL कमांड को जब हम अपने प्रॉम्प्ट में रन करेंगे तो क्या होगा कि यही तीन कॉलम नेम्स आपको जो है वो देखने को मिल गए, विच आर क्रिएटेड, अकाउंट स्टेटस एंड यूज़र नेम रिस्पेक्टिवली। और इनका सारा डेटा जो है वो फैच होके आ जाएगा स्क्रीन पे। अच्छा, फिर टॉपिक आ जाता है 167, और इस फाइल में हमारे पास 175 तक टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात करनी है डेटा डिक्शनरी व्यूज़ की।
तो सबसे पहले देखें कि हम डेटा डिक्शनरी में सिक्योरिटी के हिसाब से प्रिविलेजेस को सर्च कर सकते हैं डिफरेंट फ़िल्टर्स कैलें लगा के, और इसको हम आमतौर पे एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर कहते हैं। और एसक्यूएल का या ओवरऑल जो भी लाइक ऑपरेटर्स होते हैं वो परसेंटेज साइंस के दरमियान में होते हैं। अब कोटा के हिसाब से हम यूज़र्स की प्रिविलेजेस को जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, पासवर्ड के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, कोस्ट के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह प्रॉक्सी और लाइक आस्ट्रिस्क या स्टेरिक जिसे हम कहते हैं अंडरस्कोर यूज़र्स, तो इसमें सारे यूज़र्स जो हैं उनका डेटा आपके पास फेच होके आ जाएगा। अच्छा, फिर सिंगल एसक्यूएल टू डिस्प्ले ऑल द व्यूज़, इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिक्शनरी, तो इससे सारे का सारा डेटा हमारे पास जो है वो आ जाता होता है। इसी तरह हम लिस्ट भी उन्हें कर सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम DBA अंडरस्कोर कोटाज, कि इससे क्या होगा, टेबल स्पेस अंडरस्कोर कोटाज, तो जो टेबल स्पेस है DBA ने जो क्रिएट की हुई है उसमें कोटाज के हिसाब से सारा डेटा जो है वो फ़िल्टर होकर आ रहा है। इसी तरह हम प्रोफाइल के लिहाज से भी उसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स विच वी आर गोइंग टू मीट। अच्छा, फिर नेक्स्ट 168 आ जाता है। यहाँ पे अब हमने बात करनी है कि हम प्रिविलेजेस या जिन्हें हम ग्रांट्स या परमिशंस या राइट्स कहते हैं उनको हमने मैनेज कैसे करना होता है। तो यहाँ पे आमतौर पे यूज़र के लिए दो प्रिविलेजेस होती हैं, एक होती है सिस्टम प्रिविलेज और एक होती है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अगर तो क्या होता है कि आपको एज अ यूज़र अगर DBA ने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सिस्टम प्रिविलेज दी हुई है, तो इसका मतलब है कि हम डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स के ख़ास कोई पर्टिकुलर एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट प्रिविलेज मिली हुई है तो इसका मतलब है कि यूज़र जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट किसी मतलब सिस्टम प्रिविलेज जो है वो एक ओवरऑल प्रिविलेज होती है जिससे हमें ज़्यादा ग्रांट्स मिली होती हैं और ज़्यादा लेवल पे हम परमिशंस वगैरह ले रहे होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट लेवल थोड़ा सा कम स्कोप का आ जाता है और इसमें हम किसी खास ऑब्जेक्ट को बस मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो सिस्टम प्रिविलेजेस आमतौर पे 100 से ज़्यादा हैं। उसके अलावा एनी कीवर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। ग्रांट कमांड से हम प्रिविलेजेस किसी को दे सकते हैं और रिवोक से हम वही प्रिविलेजेस वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है कि क्या होगा कि अगर जो DBA है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसने क्रिएट टेबल सिस्टम प्रिविलेज जो है लाइक ये DBA है और उसने अपनी क्रिएट टेबल की जो कमांड है या जो परमिशन है वो उसने जो है वो दे दी जेफ़ को। जेफ़ एक और यूज़र है। जेफ़ ने एक टेबल क्रिएट किया और फिर उसने प्रिविलेज लाइक परमिशन या ग्रांट उसने एमी को दे दी। एमी ने फिर से एक और टेबल क्रिएट कर दिया। अब हुआ क्या कि DBA को एट सम पॉइंट इन टाइम लगा कि क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट की जो कमांड है जो राइट है वो मैं जेफ़ से वापस ले लूँ, तो वो रिवोक करेगा लाइक डिलीट कर देगा इसकी प्रिविलेज। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जेफ़ का जो टेबल था लाइक उसने जो टेबल क्रिएट किया था परमिशन मिलने के बाद वो तो मौजूद है, लेकिन अब वो नए टेबल्स नहीं बना सकता। इसी तरह जो एमी का टेबल है वो भी एग्जिस्ट भी कर रहा है और उसके पास अभी भी जो है वो क्रिएट टेबल की सिस्टम प्रिविलेज है। तो मतलब DBA ने सिर्फ जिसको डायरेक्टली ग्रांट की थी और फिर उसने रिवोक कर ली तो उसके पास से परमिशन जो है वो ख़त्म हो गई, इसलिए वो नए टेबल्स नहीं बना सकता। लेकिन जो उसने पहले से टेबल बनाया था वो एग्जिस्ट करता है स्कीमा में। और जेफ़ ने आगे पास ऑन जिसको प्रिविलेज की थी एमी को, उसके पास वो सारी प्रिविलेजेस और उसके टेबल्स जो हैं वो रहेंगे। ठीक हो गया। अब सिंटेक्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज के ग्रांट और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस के आपने कॉलम्स की शक्ल में नाम देने हैं, या फिर अगर सारे प्रिविलेजेस हैं तो आपने ऑल कीवर्ड यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपने स्कीमा और फिर डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि ग्रांट, अब ये सिलेक्ट है, यहाँ पे अपडेट भी हो सकता है, मतलब कोई भी प्रिविलेज जो आपने देनी है, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। ऑन, यहाँ पे आगे टेबल का नाम आ गया जैसे हम स्कीमा कहते हैं, और फिर 2 के आगे आपने लिखना है कि किस यूज़र को देनी है परमिशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस के ऑप्शन हैं कि ऑल्टर टेबल, ऑल्टर व्यू, ऑल्टर सीक्वेंस की ग्रांट्स मिलती हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस में। डिलीट टेबल कर सकते हैं, डिलीट व्यू कर सकते हैं, इंडेक्स टेबल कर सकते हैं, इंडेक्स व्यू कर सकते हैं, एग्जीक्यूट प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मतलब जहाँ पे टिक मार्क्स हुए हैं उसका ये मतलब है। और इस तरह से कुछ वो रेकल में आपको नज़र आता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है 169। टोटल कितने हैं? 175। अच्छा, अब सिस्टम प्रिविलेजेस की अगर हम बात करते हैं, ये वही अब बस टॉपिक आई गेस रिपीट हो गया। अच्छा, ये थोड़ी सी चेंज है कि अगर हमने ग्रांट करनी है कमांड किसी को तो हम कहते हैं ग्रांट क्रिएट व्यू। तो अब यहाँ पे देखें, वो पहले थी ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस और अब यहाँ पे हैं सिस्टम प्रिविलेजेस। तो ऑब्जेक्ट और सिस्टम प्रिविलेजेस का मैंने थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस था वो बता दिया। अब वहाँ पे था ग्रांट सेलेक्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिस्टम प्रिविलेज है ग्रांट क्रिएट टेबल
और फिर यहाँ पे ऐसे आपको टेबल नेम या स्कीमा नेम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने टू के आगे यूज़र डिसाइड कर देना है कि मैंने किसको जो है वो सिस्टम प्रिविलेज देनी है। लेकिन यहाँ पे देखें ग्रांट क्रिएट व्यू क्रिएट प्रोसीजर, तो एक ही सिंगल लाइन में हम एक से ज़्यादा प्रिविलेजेस दे सकते हैं, सिस्टम प्रिविलेजेस। ठीक हो गया। फिर अगर कभी एट लेटर टाइम इन फ्यूचर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने जो प्रिविलेज ग्रांट की थी वो मैंने फिर से वापस लेनी है, मैंने चेंज करनी है कोई परमिशन, तो उसके लिए हम रीवोक की वर्ड यूज़ करते हैं। तो रीवोक से क्या होगा कि परमिशन या प्रिविलेज डिलीट हो जाएगी। रीवोक क्रिएटेबल और फ्रॉम किस यूज़र से जिसको आपने पहले जो है वो ग्रांट की, तो डेफिनेटली हमने उसी से जो है वो लेके परमिशन वापस डिलीट करवानी है। ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम की बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें तो आपके पास दो कैटेगरीज बनती हैं सिस्टम प्रिविलेजेस की। एक होती है सिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस DBA। सिस OPER या सिस ऑपरेटिंग सिस्टम कह लेंगे, इसमें स्टार्टअप, शटडाउन, ऑल्टर डेटाबेस, ओपन, माउंट, ऑल्टर डेटाबेस, बैकअप, कंट्रोल फाइल, रिकवर डेटाबेस, ये सारे आ जाते हैं। इस तरह सिस DBA में रिस्ट्रिक्टेड सेशन, रिकवर डेटाबेस अंटिल, ऑल्टर टेबल स्पेस। तो मतलब इनको एक बार जो आपने रीड आउट कर लेना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है 170। इसमें हमने ये देखना है कि मल्टीपल प्रिविलेजेस अगर सिस्टम की हमने देनी हो तो वो कैसे देते हैं। तो यूज़र प्रिविलेज बेसिकली राइट होता है कि हम कोई SQL स्टेटमेंट रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि परमिशन होती है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ परमिशन। सो अब यहाँ पे प्रिविलेजेस होती हैं, एक सिस्टम प्रिविलेज और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। इन दोनों को हम देख चुके हैं। अब आ जाता है रोल्स को भी हम आगे जाके जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। फ़िलहाल अब यहाँ पे देखें कि आपने जो है समझ लें कि क्या किया कि हमने लॉगिन किया डेटाबेस को SIS और SIS DBA। ठीक है। फिर यूज़र क्रिएट किया user1, फिर आइडेंटिफाइड बाय user1, आइडेंटिफाइड बाय या नॉट आइडेंटिफाइड बाय। आइडेंटिफाइड बाय का क्या मतलब होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आपने टेम्प्रेरी टेबल स्पेस क्रिएट की। फिर अब जो हमने यूज़र क्रिएट किया था, अब हम चाहते हैं लाइक कौन जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो चाहता है कि जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है उसे मैं अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करवा लूँ, तो उसने कमांड लिखी कि कनेक्ट user1। अब यहाँ पे आ गया एरर, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो है वो उसको ग्रांट्स नहीं दी थी, उसको प्रिविलेजेस नहीं दी थी। तो उसके लिए आपने लाइन यूज़ करनी है कि ग्रांट क्रिएट सेशन क्रिएट टेबल टू user1। तो फिर अब आपका स्कीमा जो है वो सक्सेसफुली रन करेगा। इसी तरह स्क्रिप्ट हम सिनोनिम्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेलेक्ट क्रिएट सिनोनिम आपने सिंगल कोटेशंस में लिख दिया एज इट इज़ आई वाज कंसोल पे शो हो जाएगा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। फिर टेबल नेम वो खुद से फेच करेगा। फिर उसके बाद फोर्स कोट देखें वो एज इट इज़ यहाँ पे शो हो गया। फिर टेबल नेम अब फ्रॉम टैब या इसे कह लें, इससे क्या होता है कि आपके पास डेटाबेस में जो भी डेटा होता है वो सारे का सारा फेच होके उस क्यूरी के मुताबिक जो है उस कमांड के मुताबिक आ जाता है। इसी तरह सिनोनिम प्रिविलेजेस टू यूज़र्स में यहाँ पे क्या हुआ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कोर डॉट एम्प्लॉय से क्या होगा कि स्कोर जो यूज़र है उसने जो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया उसमें से जितना भी डेटा है वो फैच होके आ जाएगा। इसी तरह वो फिर आगे सिनोनिम क्रिएट करेगा। तो मतलब इस तरह से हम जो है वो प्रिविलेजेस को पास ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम प्रिविलेजेस हैं और कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं। इनको देख लें। जो सिस्टम प्रिविलेजेस होती हैं वो आमतौर पर इस तरह देखने को आपको मिलेंगी, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट यूज़र एंड ऑल दैट। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस जो होती हैं वो सिंगल वर्ड हैं, यहाँ पे वैसे याद करने के लिए बता रही हूँ, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रेफरेंसेस, ऑल्टर, इंडेक्स एंड एग्जीक्यूट। फिर आ जाता है लेक्चर नंबर 171। अच्छा, इसमें अब हमने बात करनी है रिवोक प्रिविलेजेस एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिवोक हमने प्रिविलेज को कभी इसलिए करना होता है, हो सकता है कि वो एम्प्लॉय जिसको आपने डेटाबेस में कोई परमिशन दी थी उसने रिज़ाइन कर दिया है, तो फिर हम प्रिविलेजेस वहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। या हो सकता है कि हमने उसे किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया तो फिर उसकी प्रिविलेजेस उसके राइट्स चेंज हो जाएंगे। तो मतलब इस तरह के सिनेरियोज़ के लिए हमने रिवोक यूज़ करना होता है। ठीक है। तो अगेन डेटा डिक्शनरी अगर हमने चेक करनी है कि किसको कौन से प्रिविलेज मिला हुआ है तो वो हम लाइक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और फिर उसके अलावा डेटा डिक्शनरी में हम और भी कुछ हैं लाइक ग्रांटी, ऑनर, टेबल नेम, ग्रांटर, प्रिविलेज, ग्रांटेबल, हायरार्की। तो ये डिफरेंट जो है वो कॉलम्स हैं जिस हिसाब से हम डेटा डिक्शनरी के व्यू को यूज़ कर सकते हैं और कह लेंगे उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रिवोक जो है स्टेटमेंट वो इसलिए यूज़ हो सकती है कि आपने प्रीवियसली किसी ऑब्जेक्ट यूज़र को कोई ऑब्जेक्ट प्रिविलेज दी थी और अब उसे जो है वो रिवोक करना है, डिलीट करना है, या फिर आपने कोई सिस्टम प्रिविलेज किसी को दी थी, ग्रांट एनी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की, और वही जो है वो अब उससे वापस लेनी है। तो देखें यहाँ पे बल्कि एक एग्जांपल है कि रिवोक, सिलेक्ट, इंसर्ट। तो ये दो परमिशंस कह लें कि पहले ग्रांट की गई होंगी। ऑन किस टेबल पे, ऑन एम्प्लॉय। फ्रॉम अब किस किस यूज़र से वापस लेनी है, रिवोक करनी है जेफी एंड टी स्मिथ। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी आपका सिनेरियो चेंज होकर आ सकता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अगेन आई रिपीट कि आपने मेन सिंटैक्स या एसक्यूएल
कि जो क्यूरीज़ हैं उनको एक बार इस सब्जेक्ट में याद कर लेना है। एक बार अगर इस तरह कर लिया तो डेफिनेटली पेपर में सिनेरियो ओवरऑल इस तरह चेंज हो सकते हैं। अगर आपको सिंटेक्स पता होगा तो आपने पेपर में ब्लैंक कुछ भी नहीं छोड़ के आना, सिंटेक्स लिखा आना है मेन। इससे आपको एटलीस्ट कुछ जो है वो मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, अगर आपको मेन जो है वो सबका स्ट्रक्चर वगैरह याद होगा तो। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आपने ये देखना है कि पहले से किसी यूज़र के पास जो प्रिविलेजेस मौजूद हैं उनको मैं कैसे चेकआउट करूँ, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपने ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टू U1 लाइक यूज़र 1 आपने इस तरह से कह देना है। अच्छा, अब यहाँ रिवोक प्रिविलेजेस कैस्केड की एक ऑप्शन है कि आपने एज बॉब मतलब बॉब के तौर पे आपने लॉगिन किया डेटाबेस को, फिर आपने परमिशन दे दी जेफ को, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के लिए। फिर क्या हुआ कि जेफ ने लॉगिन किया और उसने जो है वो लॉगिन होकर परमिशन आगे पास कर दी एमी को। अब क्या हुआ कि रिवोक स्टेटमेंट में क्या होगा कि कोई इस तरह का सिनेरियो होता है कि बॉब ने लॉगिन किया सिस्टम और उसने डिलीट करवा दी ऑप्शन उसने जेफ को दी थी ना, क्रिएट टेबल की या सेलेक्ट की, वो उसने डिलीट कर दी, जेफ से रिवोक कर ली। तो अब क्या होगा कि क्योंकि कैस्केड हम यूज़ कर रहे थे कि वन आफ्टर द अदर कंसेक्टिवली, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि जेफ से जब ऑप्शन डिलीट हुई, उसको सेलेक्ट प्रिविलेज उसकी ख़त्म हुई, रिवोक हुई, तो अल्टीमेटली एमी की भी जो है वो डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि रिवोक जो है वो हमेशा कैस्केड हो जाता है वन आफ्टर द अदर। अच्छा, फिर टॉपिक 172 आ जाता है। इसमें हमने कुछ बात करनी है कि हम रोल्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब रोल्स क्या होते हैं? अब हमने ये तो देख लिया कि प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं, परमिशंस हैं, ठीक है। अब कुछ परमिशन प्रिविलेजेस कुछ परमिशंस जो आपस में मिलती हैं उनको उठा के एक ग्रुप में रख लें, तो उस ग्रुप का नाम होगा रोल, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट कि जो भी प्रिविलेजेस हैं, चाहे वो यूज़र प्रिविलेजेस हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, सिस्टम प्रिविलेजेस, जो मर्जी हैं, उनमें से कुछ रिलेटेड जो प्रिविलेजेस हैं उनको उठाएं, उनका एक नेम रखें और उनको किसी ग्रुप में डाल दें, तो वो एक मिला के बन जाएगा रोल। ठीक हो गया। रोल्स जो है वो आमतौर पे ये बताते हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो कौन सा यूज़र परफॉर्म करेगा या कर सकता है, और प्रिविलेजेस बेसिकली जो है वो टारगेट्स को स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगेन ये वाली स्लाइड रिपीट हो गई कि लाइक ऑपरेटर के ज़रिए से हम डेटा डिक्शनरी को यूज़ करते हुए प्रिविलेजेस देख सकते हैं। सिस्टम प्रिविलेज जो है वो ये होता है जिसकी वजह से हम डेटाबेस पे स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज क्या होता है कि सिस्टम डिफाइंड ही है ये भी प्रिविलेज, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लाइक उसके कंट्रोल्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं इन अ बेटर वे। रोल, अब रोल क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। उसके अलावा कुछ सिस्टम डिफाइंड रोल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनको कस्टम बेस्ड भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे अब देखें ये यूज़र्स हैं, फिर इनके आगे रोल्स हैं, और फिर रोल्स के आगे फर्दर स्पेसिफिकेशंस में चले जाएं तो वो बन जाती हैं प्रिविलेजेस। नेक्स्ट आ जाता है 173 विच इज़ थर्ड लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई रोल्स जो हमने बनाए हैं कि प्रिविलेजेस जो रेलिवेंट हैं, रिलेटेड हैं, उन्हें उठाओ और एक ग्रुप में रख दो जिसका नाम रोल होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है? तो अगर आपके पास हमने रोल्स बनाए हुए हैं प्रिविलेजेस के, तो हम इजी वे में प्रिविलेजेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा कि हम डायनामिक प्रिविलेज मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कल को हमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई अल्टरेशन करनी पड़ती है ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली, तो हम रोल्स की हेल्प से वो कर सकते हैं। फिर लाइक प्रिविलेजेस को जो है सिलेक्टिव वे में अवेलेबल करवा सकते हैं किसी भी यूज़र को, किसी भी एम्प्लॉय को रोल्स के ज़रिए से, ठीक है। उसके अलावा ग्रांटिंग थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स और यूटिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हुए भी हम यूज़र्स को उनके रोल्स जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। फिर कुछ डिफ़ॉल्ट और कुछ स्टैंडर्ड रोल्स हैं। कनेक्ट आपके पास एक रोल है जो इंटरप्राइज मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली किसी भी यूज़र को ग्रांट कर देता है जब वो कोई क्रिएट यूज़र कमांड यूज़ करता है, ठीक है। और जिसके पास कनेक्ट रोल होता है उसके पास क्रिएट सेशन प्रिविलेज भी होती है, या कह लें कि जो कनेक्ट रोल है उसके अंदर एक प्रिविलेज है जिसका नाम है क्रिएट सेशन। फिर अगला रोल आ जाता है रिसोर्स। इसके पास ज़्यादा परमिशन, ज़्यादा ग्रांट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू कनेक्ट रोल, ठीक है। इसमें क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट ट्रिगर और इस तरह की और सिस्टम प्रिविलेजेस आ जाती हैं। फिर DBA आपके पास एक स्टैंडर्ड रोल है जो आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेटर या एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी और एडमिनिस्ट्रेटर को ग्रांट कर रहा होता है। इसमें सारी की सारी जो हैं वो सिस्टम प्रिविलेजेस आ जाती हैं। फिर यूज़र्स, इसका क्या रोल होता है? जब हम ओरेकल डेटाबेस को क्रिएट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली
जो यूज़र सिस होता है वो खुद से क्रिएट हो जाता है और फिर उसको उसी को DBA रोल जो है वो मिल जाता है। और फिर वो जिन टेबल्स को मैनेज करता है वो बेस टेबल्स होते हैं, फिर वो आगे से जो निकलते हैं वो बेस टेबल्स की आगे आगे कह लें कि ऑल्टरेशंस या उसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। सो यहाँ पे अब देखें कि समझ लें 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, सेल्स, अकाउंटिंग एंड HR या ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। इसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो समझ लें कि यूज़र्स हैं आपके पास, अली उसे हमने सेल्स डिपार्टमेंट में रखा, जमील है उसे HR में रख दिया और नदीम है उसे रख दिया अकाउंटिंग में। अब क्या होगा कि ये डिफरेंट लेवल्स पे लाइक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, तो इस तरह से वो अपने अपने हिसाब से डेटा को डेटाबेस में से फैच करते रहेंगे। और ये आपके पास डेटाबेस है, ये फिजिकल लेवल है, और ये है आपके पास कह लें कि लॉजिकल लेवल। और रोल्स के हिसाब से हम बेटर वे में जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अक्रॉस योर इंटायर स्कीमा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है 174। इसमें अगेन हमने बेनिफिट्स ऑफ रोल्स के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स की बात करनी है रोल्स की। रोल्स को जो है ग्रांट भी किया जा सकता है और उन्हें फिर से रिवोक भी किया जा सकता है उन यूज़र के साथ, उन यूज़र से विद द सेम कमांड्स दैट आर यूज टू ग्रांट एंड रिवोक सिस्टम प्रिविलेजेस, ठीक है। तो सेम जो है वो सिंटेक्स वगैरह यूज़ होता है, सिर्फ कीवर्ड्स उनके चेंज होने। रोल्स को जो है वो किसी भी यूज़र को ग्रांट किया जा सकता है, लेकिन रोल जो है किसी सर्कुलर फैशन में नहीं ग्रांट किया जा सकता। इसी तरह रोल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू इटसेल्फ, कि एक ही रोल को हम दूसरा रोल जो है वो असाइन नहीं कर सकते। रोल में आपके पास सिस्टम प्रिविलेजेस भी आ जाती हैं और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस भी। रोल को इनेबल और डिसेबल भी किया जा सकता है। उसके अलावा रोल को इनेबल करने के लिए पासवर्ड आपको चाहिए होता है। हर रोल नेम आपके पास यूनिक होना चाहिए, और अगर सेम नेम का हम बनाएंगे तो हमारे लिए फ़र्ज़ हो जाता है कि हमने भाई जो पहला रोल क्रिएट किया हुआ था अगर सेम नेम के साथ, तो पहले आपने उसे ड्रॉप करना है, फिर ही हम न्यू नेम को बना सकते हैं। फिर रोल्स को कोई ऐसा ऑन नहीं कर रहा होता और ना ही वो किसी ऐसे स्कीमा का पार्ट होते हैं, बस वो एक परमिशंस का सेट है जो हम लाइक एक एडमिनिस्ट्रेटर कह लें कि दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर को, या एक DBA दूसरे यूज़र को ग्रांट कर रहा होता है। उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है जो डेटा डिक्शनरी में स्टोर्ड होती है। सो रोल्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो किसी बेस टेबल के ज़रिए से असाइन की जाती हैं, फिर आगे उनके सिनोनिम्स और एलियासेस जो हैं वो बनते रहते हैं, फिर उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, समझ लें एक टेबल है एम्प्लॉय और उसके ऑनर ने जो है वो ग्रांट देनी है, तो वो कैसे सिंटेक्स लिखेगा कि ग्रांट, अब कौन सी परमिशन थी, सिलेक्ट। अब यहाँ पे अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी, कुछ भी हो सकता है। ग्रांट सेलेक्ट ऑन विच टेबल ऑन एम्प्लॉय, और किसको हम परमिशन दे रहे हैं, टू यूज़र 1। इस तरह यूज़र 1 का अगर हमने रन करना है तो उसके लिए आपको सिनोनिम लाइक एलियस जो है वो बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे, क्रिएट सिनोनिम, उस टेबल का नाम लिखा, किसके लिए, स्कॉट डॉट एम्प्लॉय। तो हम इस तरह से डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से जो है वो फेच कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, टॉपिक 175। इसमें हमने यही डिस्कशन देखनी है कि भाई रोल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट रोल स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करें तो रोल को इजीली क्रिएट किया जा सकता है अगर आपके पास ये प्रिविलेज हो तो। फिर यहाँ पे आप देखें क्रिएट रोल, फिर ये जो स्मॉल में आपके पास स्मॉल लेटर्स में आपके पास है ROLE रोल, ये रोल का नेम है। फिर यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था कि डैश या इस तरह की लाइन से जो एट्रीब्यूट सेपरेटेड होते हैं वो असल में ऑप्शनल होते हैं कि उनमें से हम कोई मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉट आइडेंटिफाइड या आइडेंटिफाइड, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर तो नॉट आइडेंटिफाइड आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि उसको जो है रोल को इनेबल करने के लिए कोई एज सच वेरिफिकेशन, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए। और आइडेंटिफाइड होगा तो इट मीन्स कि कोई वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए। और बाय पासवर्ड का मतलब होगा कि यूज़र ने पहले ज़रूर पासवर्ड इंटर करना है, फिर ही वो रोल इनेबल होगा। उसके अलावा एक्सटर्नली का क्या मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल सर्विस ऑथराइज़ करेगी। इसी तरह ग्लोबली का मतलब होगा कि लाइक यहाँ पे सेट रोल स्टेटमेंट जो है उसके साथ इनेबल किया जाएगा या लॉगिन के टाइम पे। इस तरह यूजिंग पैकेज का टाइम का मतलब है कि कोई एप्लीकेशन वगैरह जो स्पेसिफिकली हम उसे यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी जो हमने ऊपर टाइप्स या कह लें कि सिंटेक्स पढ़ा है उसमें नॉट आइडेंटिफाइड अगर है आपके पास टाइप, तो हम कहेंगे क्रिएट रोल, आगे लिख दिया रोल का नाम। तो यहाँ पे देखा आइडेंटिफाइड बाय, इस तरह कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली है ही नॉट आइडेंटिफाइड। फिर बाय पासवर्ड अगर हमने सेट करना है सिंटेक्स, तो हम कहेंगे क्रिएट रोल, रोल का नाम, आइडेंटिफाइड बाय, फिर यहाँ पे आपने, यहाँ पे तो बोनस लिखा हुआ है ना, यहाँ आपने पासवर्ड बेसिकली इंटर करना है। फिर आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली अगर है तो क्रिएट रोल, रोल का नाम, फिर आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली कीवर्ड है, और आखिर में इन सब के जो है आपने सेमी कॉलन जो है वो ऐड ज़रूर करना है। सो इस तरह का सिंटेक्स आपको ओरेकल डेटाबेस में देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 161 to 175. इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़.